सुनो टीवी की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में आपको खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी। नाजरीन, इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। आज मुस्लिम लीग नून ने कसूर में बड़े अवामी जलसे के ज़रिए अपनी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम किया, जबकि बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में अपना आखिरी पावर शो किया। आज की इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम, उनके मंशूर और 8 फरवरी के मुमकिना इंतखाबी नताइज पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज की खसूसी ट्रांसमिशन में शरीक गुफ्तगू होंगे राना मुबशर साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और उनके साथ हैं सादिया अफजाल, और मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं अनीक नाजी साहब और अदनान आदिल साहब। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। राना साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। ये बताइए, इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में कुछ ही देर बाकी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार की जितनी इंतखाबी मुहिम है, आप अगर उनका मवाजना करें तो कैसी है? ये अच्छी बम्बार्टमेंट की है आपने। मैं अभी सीधा इस्लामाबाद से लैंड हुआ हूँ, अभी आपने सीधी बम्बार्टमेंट मेरे पे कर दी है। जो पहले आए लोग उनसे आप पूछ नहीं रहे। बस हमने कहा आप अभी थोड़े फ्रेश हैं तो आपसे पहले पूछ लें। कैसे? मैं तो सफर करके आया। ये सजा आपके लिए डाली गई। ये सफर सीन वाला नहीं, कभी दूसरा करके आया। 3 जुर्माने भी करवा के आए। हाँ, 3 जुर्माने भी करा के। अच्छा, मोटरवे पर? मोटरवे पे 3 टिकट्स भी लिए। अच्छा देखिए, बात ये है कि अगर देखा जाए ना, तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि मैं सारे रास्ते में ऑब्जर्व करता रहा, कोशिश की मैंने ऑब्जर्व करने की, इसके साथ साथ कि मुझे ट्रैफिक वाले भी ना रोक लें, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। खैर मैं, लेकिन वो जो होता था ना हसल बसल, वो जो होती थी गहमा गहमी, बड़े लोग इन्वॉल्व हुए होते थे, जलसे जुलूस, ये वो टीवी पे हम जरूर देखते हैं, और अखबारों में तो अब माशाल्लाह ऐड भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं फ्रंट पेज पे, वो भी हम देखते हैं। तो बड़े एड्स बड़े अच्छे से लॉटरी लगी हुई है ना आजकल। खैर एनीवे, लेकिन वो गहमा गहमी नहीं नजर आई, वो मजा नहीं आया वो। लेकिन देयर अगेन अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर गोइंग फॉर इलेक्शंस, और इलेक्शन तो होने ही थे फाइनली फाइनली। सो फाइनली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी, अब इसमें ये कहना कि जनाब नून लीग जो है वो 80-85 सीटें ले जाएगी, या 100 से प्लस ले जाएगी, 105 से 110 सीटें ले जाएगी, या पीपल्स पार्टी रनर अप होगी, पीटीआई जरा थोड़ी सी कम सीटें ले जाएगी। काफी सारी स्पेकुलेशंस हैं। स्पेकुलेशंस है, दिस आर ऑल स्पेकुलेशंस, बट रियलिटी चेक वो उसी दिन पता चलेगा जब बक्से खुलेंगे और उसके अंदर से जब काउंटिंग होगी सही वाली, तो फिर पता चलेगा जोर सही वाली पे कौन ये बाजी जीत। बिल्कुल। हाँ। सादिया, आपने तो बाकायदा पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कवर किया है, फील्ड में गई हैं, माहौल क्यों नहीं बन पाया? आप वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट किया है, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सबसे ज़्यादा मकबूल है? अच्छा, हमने जो इलेक्शन शोज किए ना वो सर्वेज नहीं थे, वो कैंडिडेट्स बेस्ड, लेकिन आप फील्ड में थी, लोगों से इंटरेक्ट किया, आपको पता चल जाता है पल्स। एग्जैक्टली, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पब्लिक तो एक तरफ, जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद भी यही कहते हैं, वो उनकी खुद भी यही राय थी कि इस दफ़ा हम भी उस तरीके का माहौल नहीं बना पा रहे हैं इलेक्शंस को लेकर जैसे माजी में होता था। और देखिए, उसकी भी बहुत सारे उसके पीछे भी मुहर्रिकात है ना, कि आपको पहले तो इलेक्शन की समझ में ही नहीं आ रही, फिर अगर PMLN को देखें, इतनी बड़ी जमात, नवाज शरीफ वापस भी आ जाते हैं, फिर भी एक जलसे करने में या बाहर निकलने में, कैंपेन को प्रॉपरली रन करने में उनकी तरफ से भी डिले होता है। सो लोगों को लग रहा था कि ताखीरी हरबे अगर हैं, या सियासी जमातें या बड़े बड़े सियासी कायदीन अगर नहीं निकल रहे, तो उसकी वजूहात क्या हैं। सो कैंडिडेट्स भी खुद कन्विंस नहीं थे कि ये ना हो कि जी हम पैसे भी लगा दें, हम निकल भी आए अपने हलकों के अंदर और कॉर्नर मीटिंग्स भी कर लें, और बाद में पता चले कि जी इंतखाबात मुलतवी हो गए, क्योंकि हमारे सामने पहले 2 सूबों की मिसाल भी मौजूद है। बिल्कुल। तो ये स्पेकुलेशंस इसको लेकर भी थी, इसीलिए मैंने राना मुबशर साहब की बात के आगे कहा कि फाइनली शुक्र है हो रहे हैं। सो अगेन, अभी भी कहेंगे कि अच्छा ये जमात जीत जाएगी या ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन हो रहे हैं, यही एक सिर्फ मैं कहूँगी कि जी अचीवमेंट है, और कि फाइनली हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको देखें मुल्क में सियासी और सोशल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और वो तब ही आएगी जब एक नई मुंतखब हुकूमत आएगी।
उस पर बात हो सकती है कि वो इत्तेहादियों की हुकूमत हो या एक जमात को मेजॉरिटी मिले तो ज़्यादा स्टेबल होगी, वो बहस हो सकती है। बट एक नई हुकूमत, एक मुंतखब हुकूमत का बनना जो है वो स्टेबिलिटी ज़रूर लेकर ठीक है। अच्छा साथी, अब सर्विस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर पार्टी क्लेम कर रही है कि हम मकबूल तरीन पार्टी हैं। आप आवाम से खुद मिल के आई, कैंडिडेट्स को आपने कहा कि मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए, फील्ड में गई, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे मकबूल तरीन? कि कैंडिडेट्स, वही मैं बता रही हूँ कि कैंडिडेट्स तो सब हर जमात के जो भी होंगे वो कहेंगे कि जी हम जीत जाएंगे। हालांकि माजी में चाहे वो 10 इलेक्शंस पीछे ना जीते हों, लेकिन उनको फिर भी ये यकीन होता है कि हम जीत जाएंगे। अगर वो ही ये तस्लीम कर लें कि हमने हार जाना है, तो वो आवाम को किस तरीके से कन्विंस करेंगे। देखिए, मिला जुला रुझान है। बाकी पार्टीज़ को लेकर के किस पार्टी की कैंपेन किस हद तक हो रही है, पीटीआई आपको नज़र आता है एक अंडरग्राउंड कैंपेन करती हुई नज़र आ रही है। उस तरीके से खुल के तो नहीं है जैसे हुआ करती थी, क्योंकि बल्ले का सिंबल भी नहीं है। इंतखाबात को लेकर जो उनके अपने कैंडिडेट्स हैं उनमें भी मुख्तलिफ कहना चाहिए रिफ्ट सामने आए। असल कैंडिडेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी में था उसको नहीं टिकट मिला, किसी और को मिल गया। सो इस किस्म की चीज़ें भी वहाँ पर है। कैंपेन को लेके जिस तरीके से जो एग्रेसिव इंतखाबी मुहिम बिलावल भुट्टो जरदारी ने चलाई है, मैं उसकी ज़रूर तारीफ़ करूँगी, क्योंकि अगर सही मानों में कैंपेन का आगाज़ हुआ है, भरपूर तरीके से चली, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चली। बाकी बाद में आपने देखा PMLN ने भी फॉलो किया, लेकिन शुरू में जो डिले था ना, उस पे लेके कुछ स्पेकुलेशंस थी। राइट। मंशूर पे भी इसी तरीके से अगर आ जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पहली जमात बनी जो मंशूर लेकर आई। गो के उस पर क्रिटिसाइज किया गया, PMLN को आ गया कि काफ़ी लेट। मैनिफेस्टोस पे भी बाय द वे एक अच्छी डिबेट हो सकती है। बिल्कुल सही है, हम बात करेंगे, बिल्कुल हम बात करेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि अभी कह रही थी कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो शायद इस्तेहकाम आ जाए। डू यू थिंक कि इन इलेक्शंस के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है या आ जाएगा? देखिए, मेरी बात शायद अच्छी ना लगे, आप कर सकते हैं। मैं देखिए, मैं जो फील कर रहा हूँ मैंने वो बात करनी है ना, बिल्कुल जो मैं समझता हूँ जो बात करनी है। ये सब बात हो चुकी कि इलेक्शन का माहौल नहीं बना, कोई इन्वायरमेंट नहीं बने ऐसे जिससे लोग इन्वॉल्व हों। मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बात कही है कि प्रोग्रेसिवली हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क की जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं 25 करोड़ अवाम, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। उन 25 करोड़ अवाम का इस इलेक्शन में कितना स्टेक है वो आपको नज़र आ रहा है। जो सादिया भी कर रही हैं, जो राना साहब ने बात की है कि कोई वक्त था कि लोगों को उम्मीदें हुआ करती थी, लोग चलते के आते थे। मेरा शहर से ताल्लुक़ है, देहात से भी ताल्लुक़ है, मैं कॉन्टैक्ट हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं इस वक्त। तो जो लोगों की जो अपना वालेहानापन हुआ करता था ना, वो मिसिंग है, विच मीन द स्पिरिट ऑफ इलेक्शंस जो थी वो नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्यों? मैं उससे फार हूँ, नंबर 1। नंबर 2, उसकी वजह अगर आप पूछना चाहती हैं, वो ये वजह ये है। देखिए, राशिद साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, चौथी दफ़ा आए वज़ीर-ए-आज़म। अगले दिन फैसलाबाद में तकरीर सुन रहा था उनकी। ही इज़ नॉट ग्रोन बियॉन्ड दैट मोटरवे कि फैसलाबाद के राइट मोटरवे है, लेफ्ट मोटरवे मैं बनाऊंगा, आगे से बना दूंगा, पीछे मोटरवे बना दूंगा, या एयरपोर्ट बना दूंगा। ही हैज़ नॉट गॉन बियॉन्ड दैट। आपके मुल्क के इश्यूज क्या हैं और बात वहाँ पे क्या हो रही है, इससे आप समझते हैं कि वो अवाम, जो फैसलाबाद के अवाम खास तौर पे, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज क्लोज हैं, मजदूर घरों में बैठे हुए हैं, और जो ज़रूरी इलाकों में जहाँ पर मसला बना हुआ है, उनके लिए ये इशू है, उनके लिए नंबर 1। नंबर 2, हैविंग ट्राइड ऑल ऑफ देम अक्रॉस द बोर्ड, मैं सब बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ देम अक्रॉस द बोर्ड, किस पे आपको उम्मीद नजर आती है कि इस शख्स के जहन में कोई ऐसा खाका है जो पाकिस्तान को उससे निकाल के लेके चला जाएगा? पाकिस्तान के इकोनॉमिक का मसला है ना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है ना। किसने ऐसी बात की है कि आपको हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इकदाम करेंगे जो आपके मुल्क में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिसमें मुख्तलिफ लोग इसमें बात कर सकते हैं, जो तफरीक आई हुई है, जो डिवीजन है, जो आपकी पोलराइजेशन है, उसे कैसे ख़त्म करेंगे आप? मेरे नज़दीक पाकिस्तान का नंबर 1 मसला सिर्फ ये है इस वक्त कि पाकिस्तान की जो पोलराइजेशन है, जिस तरीके से हम डिवाइडेड हैं, जिस तरीके से हम हर लाइन पे डिवाइडेड हैं और वो डिवाइड बढ़ती जा रही है, उसको कैसे रोका जाएगा? जब तक आप वो नहीं रोकेंगे, सियासी स्टेबिलिटी, आप इलेक्शन 10 दफ़ा कराए नहीं होगा। आप इसके बाद देन द इकोनॉमिक्स, मैं इन्हें सुनना चाहता हूँ जो बड़े बड़े लीडर्स हमारे हैं कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी के इश्यूज़ क्या हैं, उनको दूर मैं कैसे करूँगा। पाकिस्तान का जो बिजली का क्राइसिस है, जो पैदा किया है पीस पार्टी ने, जो पैदा किया नून लीग ने, राशिद साहब ने, इसको कैसे दूर करेंगे आप? इस कदर बिजली की जो महंगी कीमत है, कैसे ख़त्म करेंगे इसको आप? किस तरीके से आप पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं जब तक ये मामले ठीक नहीं होंगे इसमें? तो मेरा कहने का मकसद, बहुत से ऐसी वजूहत इस बिना पर
आम आदमी ये समझता है कि इन लोगों के पास हल नहीं है, ठीक है आके बैठ जाएंगे, हल करने के लिए ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये इश्यूज हैं हमारे लिए। अब बहरहाल इलेक्शन हो रहे हैं, होने चाहिए, हर 5 साल बाद होने चाहिए। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे उनको आना चाहिए और मुंतखब नुमाइंदों को आकर कुछ करना चाहिए। वहाँ पे असम्बली में ये 3-4 शख्सियात के गुलाम बनकर मत बैठ जाए। वहाँ पार्टी लीडर ने कह दिया ये तो वही चलेगा ये, और कोई सोचने उसको पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं करते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द ईयर जो आपकी बजट होता है, हैरान कुन देखो उसका सलूक क्या होता है इसका, आप देख लीजिए। आपकी असम्बली में तो यह तक तो हुआ है ना कि भाई एक कानून आया, पास हो गया, बाद में आपका जो स्पीकर है नेशनल जी कह रहे हैं टिपिकल एरर था, कोई सेनेट से पास हो जाता है बिल। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं जनरल साहब। हमारे साथ कवर दिलशाद साहब भी हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में। अनीक नाजी साहब, आपकी तरफ जाऊंगी। डू यू थिंक कि बल्ले के आउट होने से, तरीके इंसाफ के आउट होने से क्या इस सियासी माहौल ने इफेक्ट किया है, उस वजह से उस तरह का माहौल नहीं बन सका? जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत सारे अवामिल होते हैं। सोसाइटी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। सो वो उस तरह की जो गहमा गहमी, जब हम कहते हैं कि वो उस तरह की गहमा गहमी नहीं है, तो आम तौर पे हमारे जो यानी याददाश्त में 90 की दहाई और उसके बाद ऑनवर्ड्स, यानी वो जो गहमा गहमी हुआ करती थी। एक तो ये कि अब सोसाइटी वो नहीं है। उस वक्त की जो गहमा गहमी है, उस वक्त सोशल मीडिया की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज है। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा जो आप कहिए कि सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया पर भी जो एक नुक्ता नज़र रहा कि इलेक्शंस नहीं होंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये जिस पैमाने पर और जिस सतह पर और जितने ज़ोरों शोर से इस नुक्ता नज़र को मानने वाले मौजूद थे, वो हैरत अंगेज़ रहा। मतलब यह कि चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब कह दिया कि 8 फरवरी को ये पत्थर पे लकीर है, तो ये जो नुक्ता नज़र रखने वाले हैं इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और वो इंतशार जो है वो कन्फ्यूजन मौजूद रहा। और आला तरीन सतह से चूँकि ये गुफ्तगू हो रही थी नीचे जी, तो इसके सामने क्लैरिटी से खड़े होने वाले लोग बहुत कम थे कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ को हम गहमा गहमी कहते हैं वो पैसों से आती है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं कि वो पैसा खर्च होता है तो गहमा गहमी होती है। तो वो जो उम्मीदवार है उनको पता है कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहे पैसा क्यों लगा दें, तो मैं पैसा लगा के यहाँ पे वो गहमा गहमी, तो वो यानी एक इन्वेस्टमेंट है ना सीधी बात। नाजी साहब, रोला तो सारा पैसे तो है ना। हाँ जी, जाहिर है। इन्वेस्टर जो थे नाजी साहब, इन्वेस्टर हुआ करते थे इलेक्शन के लिए, वो तो भी गायब है ना जी। इन्वेस्टर भी गायब हो गए ना, इन्वेस्टर हुआ करते थे। इन्वेस्टर्स, हाँ जी जी, 2 तरह के हैं ना जी, या तो वो खुद इन्वेस्ट करेगा या इन्वेस्टर लेके आएगा। 2 ही तरीके। खुद वाला तो काम होता है जी, कोई भी नहीं, खुद वाला कोई काम नहीं, खुद वाले नहीं है, बहुत काट तो वो जो पैसा खर्चना है जाहिर है तो एक तो पैसे का यानी एक ये वजह रही। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसमें जो आपने बल्ले का जिक्र किया, जाहिर है ये हकीकत एक रियलिटी है। और वो ऐसा होता है जैसे आप कोई यानी तकरीब करने जा रहे हैं, लेकिन एक या कोई ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं या एक ऐसी बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है जिसमें एक प्लेयर जो है वो नहीं है। सो वो एक इम्पैक्ट उसका भी है। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये रीजंस नहीं। लेकिन मतलब है 14-15 जनवरी ऑनवर्ड्स, उसके बाद जो हमने इंतखाबी मुहिम देखी है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, उसमें ये फिर हमें ज़्यादा यानी शिकवा भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही ठंड रही, ऐसी बात भी नहीं है। हमने जलसे देखे हैं, बहुत बड़े जलसे देखे हैं। हमने बड़ी ठंड हुई थी मौलाना साहब की तरफ। मौलाना साहब की तरफ पार्टी ने तो वैसे टाइम भी स्टार्ट कर दी थी कैंपेन, नहीं उनको ठंड लगी। नहीं वैसे मौलाना साहब को ठंड लगी करने का। मौलाना साहब ने कहा जी इमरान खान साहब बीच में होते तो मुकाबले का मजा आता। तो वो इससे कहा या वैसे कहा वो अलग बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुख्तलिफ रीजंस नहीं, लेकिन असल बात ये है कि यानी हमारा ये कहना कि शुक्र है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ये हमारी बेबसी का इजहार। एग्जैक्टली ये हमारी जो सर्टेनिटी जिसका हम दुनिया को यानी कल को दावत देने का इरादा रखते हैं कि आइए हमारे यहाँ बड़ी स्टेबिलिटी है सरमायाकारी के लिए, हमारी अपनी हालत ये है कि हम कह रहे हैं शुक्र है कि एक चीज़ जो आईनी प्रोसेस है उसको हो जाना चाहिए, और हम जो हो रहा है उस पर भी हम शुक्र पढ़ेंगे फाइनली ये हो रहा है। अच्छा, प्रिसाइसली जी
ये जो आपने भी ये याद करवाया ना मौलाना साहब का, आई थिंक बहुत सारे मुहर्रिकात में से एक वजह ये भी थी जब मौलाना साहब का मुतालबा आया था कि सर्दी है या हालात बुरे हैं तो इलेक्शन का इल्तवा कर दें, तो उससे भी शायद बहुत सारे लोगों को लगा था कि किसी के कहने पर तो नहीं बयान दे रहे हैं। 3 करारदादें एग्जैक्टली करारदादें। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि फरवरी 97 के जो इलेक्शंस थे, ना सिर्फ ये कि तब भी सर्दी होती थी, बिल्कुल, बल्कि रमजानुल मुबारक भी था। नाजिर साहब ये एड्रेस करें आप मौलाना साहब, रमजानुल मुबारक भी था। और वो जो कंपेन्स होती थी सादिया का, उसमें कोई कसूर सादिया से कोई कसूर नहीं है मौलाना साहब। अच्छा, उस इलेक्शन में मौलाना का मुकाबला मुसर्रत शाहीन ने किया। अच्छा ये हमारी करारदादें भी आ गई थी के बाद हम ये बताएंगे कि कसूर किसका था। फाइनली थोड़ी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। इलेक्शंस की बात हो रही है। कंवर दिलशाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे मैं बात करना चाहूँगी। अभी इलेक्शन से पहले जितनी शिकायत आ रही हैं, स्पेशली पीटीआई की तरफ से और उनके आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से, उनको प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनको उस तरह के इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा जिसमें वो खुल के अपनी कैंपेन कर सके। डू यू थिंक कि ये इलेक्शन शफाफ होंगे, इसकी क्रेडिबिलिटी होगी? देखिए जी, आपका सारा पैनल जो है माशाल्लाह तमाम इलेक्शन के बारे में इनकी बड़ी गहरी नज़र रही है, माजी से लेकर आज तक। इलेक्शन में जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए वो हमेशा मशकूक ही करार दिए गए। गाली मुकाती ये तो लेकिन अच्छा एक मिनट ये फिलहाल मेरी ज़ाती शिकायत है, मेरी इनको भी मशकूक ही तो मैं ज़ाती शिकायत कर दूं पहले आपसे। नंबर 1, मेरे घर में मेरा बड़ा पोता, उसका वोट गांव में डाल दिया, मेरी पोती उसका गांव मॉडल टाउन, उसका जो वोट है मॉडल टाउन में डाल दिया है, हम 4-5 किसी और जगह डाल दिया है, और हमारे एक कॉलोनी में जो पहले हुआ करता था पुलिस स्टेशन उठा के किसी ऐसी जगह पे डाल दिया है जो लोग कहते हैं कि नून लीग के स्कूल वालों पे वहाँ पे डाल दिया उसका। जी कंवर दिलशाद साहब, ये बताएं ये जो वोटर्स के साथ हो रहा है, ये वैसे हमें चंद रोज़ से खबरें मिल रही है जो आप बता रहे हैं, और बड़ी इसमें हैरानगी की बात यह है कि बाद दोस्तों ने मुझे ख़ुद टेलीफोन करके बताया कि उनकी रिहाइश तो इस्लामाबाद यहाँ लाहौर में है, लेकिन उनके वोट जो हैं वो शेखुपुरा शहादरा में चले गए। और उनका जो मैं तो अपने घर की बता रहा हूं, मैंने पूछा, हाँ तो मैंने पूछा भी आपके शनाख्ती कार्ड पे आर्जी पता क्या था, मुस्तकिल पता क्या था, उनका ये जौहर टाउन का था या जुडिशनल कॉलोनी है उनका एड्रेस था, लेकिन उनका जो वहाँ ट्रांसफ़र जो हुआ वो चला गया शादरे। अब ये बड़ी बात थी, फिर मैंने उनसे कहा कि आप नादरा से बात, नादरा का सारा सिलसिला ये बना है, ये शिकायत तो आई है, कम है, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी। फिर मैंने बात की इलेक्शन कमीशन से भी, कहते चंद शिकायतें आई है हमारे पास। वो कहते हैं 50,000 वोट जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया है। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि 50,000 तो आपको सिर्फ एक घर की बात बता रहा हूँ, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनकी फैमिली के साथ ये हुआ है। अच्छा, कितना क्रेडिट कवर दिलशाद साहब ये इलेक्शन डे पे बताइए कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, बाकायदा अदालत गए हैं वो। इलेक्शन डे पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी पीटीआई को? नहीं, एक बार अर्ज करो ना आपसे, आपको याद होगा कि हल्का 122 ही था गालिबन, अब बाद में चेंज हो गया, तो अलीम खान का भी और सरदार अयाज सादिक का इलेक्शन हुआ था। ये ठीक है, ये 2015 में हुआ था, 2014 में। उसके ऊपर भी अलीम खान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि तमाम डिफेंस की जो रहायशी हैं उनका सब के वोट चले गए शादरा में, वो तकरीबन 22-23 हज़ार थे उनके। तो उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन से बाकायदा दरख्वास्तें भी दी, और बाद दफ़ा तो कहा जी डिफेंस वालों के बड़े है इलाके उस सवाद चले गए, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन बहरहाल वारी होती रही, बाद में पता चला कि सबूत गलत था, उस जिसके ऊपर अलीम खान को बाकायदा सज़ा भी हुई कि ये आपने गलत बयानी से काम दिया है, तो उसके ऊपर भी मुकदमा चला सेशन कोर्ट में, वो ख़त्म हो गया बाद में। लेकिन ये तमाम बातें जो होती हैं बाद में सही साबित नहीं हो सकी। अब अगर लतीफ़ साहब कहते हैं जी मेरे 50,000 हो गए हैं, ये सबूत पेश कर दें इलेक्शन में पाकिस्तान में। लेकिन हम दूसरी तरफ आते हैं, ये जो आपका जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ का सबसे महंगा तरीन इलेक्शन हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा। हमने कराया एज ए फेडरल सेक्रेटरी, मैंने इलेक्शन करवाया 2008 में, सादिया अफजाल भी प्रोग्राम करते थे, उसमें हमें 4-1 अरब रुपया खर्च, 2008 में जो इलेक्शन हुआ 1 अरब खर्च हुआ था। अब जनाब ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि अब जो है ख़र्चा जो है स्टेट का ख़र्चा
वो 60 अरब से लेकर 1 खरब तक है, ये स्टेट का खर्चा आ रहा है। और इसी तरह जो हमारे जो उम्मीदवार खड़े हैं मैदान में, देखिए खर्चा तो अपनी जगह पे ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं? नहीं, इलेक्शन की शफाफियत के बारे में तो जहाँ तक हमारी इतलात है वो तो बड़े अच्छे तरीके से बंदोबस्त उन्होंने कर दिया है। सारे मामले बाकायदा पहली दफ़ा कैमरे भी लगा दिए गए हैं, और इसके साथ साथ तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों को के साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबको उन्होंने बाकायदा तरीका बताया कि बाकायदा कैमरे होंगे, सबके सामने काउंटिंग होगी। देखिए काउंटिंग बड़ा मामला, अहम मामला होता है। तो मैं प्रेसिडेंट जो है रशिया के लेनिन की किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन जब होते हैं वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मामला होता है वो गिनती का टाइम होता है, उस पर निगाह रखनी चाहिए। बाकी छोड़ें, जैसे भी इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले भी देखे ना क्या हालात है। वो तो हालात तो सब पहले माजी में भी होते रहे, 2014 में यही 2013 में भी हुए, हद तक तो मेरे ख्याल से नहीं। 2018 में कैसे नहीं हुआ? 2018 में भी मामला होते रहे। ये तो सारे तो रिवर्स का मामला चलता रहता है ना, रिवर्स होते रहते हैं ना मामले। तो ये साहब इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की शफाफियत के बारे में तो जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये चूँकि इंतज़ामिया से आए हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश तो बहुत की है उन्होंने, कि जब तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों को भी हदायत की है, सबको की है कि अगर आपने कोई टेम्परिंग की करने की कोशिश की तो मैं उसी तरह का एक्शन लूँगा जैसे मैंने डस्का के इलेक्शन में मैंने एक्शन लिया था। देखो ना, डस्का के इलेक्शन में हुकूमत ने गड़बड़ करवाई थी। उस्मान बुज़दार के प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से बाकायदा वहाँ टीमें गई और 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उन्होंने ख़रीदा, और हर बाकायदा इलेक्शन के रिकॉर्ड में मौजूद है, और उन्होंने इतराफ़ कर लिया प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने कि हमें 2-2 लाख रुपए दिए गए जी, 2-2 लाख रुपए दिए गए। तो उन्होंने उसी तेर पर उन्होंने एक्शन भी लिया, गुजरांवाला की सारी टीम बदल दी। तो ये कहते ये है कि उन्होंने अब भी तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों को फ़ोन करके बताया कि अगर तुम्हारे बारे में मुझे खबर मिल गई तो मैंने मतलब इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है अदनान आदिल साहब, ये बताइए, ये जो एक नुक्ता नज़र है कि माजी में भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है और अभी भी हो रहा है, तो क्या मतलब इट्स जस्ट द सेम थिंग? डू यू थिंक कि अगर कंपैरिजन करें माजी के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात के, तो आप किस तरह से शफाफियत के तनाजुर में क्या? देखिए, मैं 34 साल से सहाफ़त में हूँ, मैंने इससे बुरा इलेक्शन नहीं देखा, इससे बुरा इलेक्शन नहीं देखा। देखें, ज़ियाउल हक के दौर में भी हमने देखा 85 में गैर जमाती इलेक्शन था, लेकिन गैर जमाती था, सबको इजाज़त थी और सब उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे, किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। उनके जो मिनिस्टर थे राजा ज़फ़रुल हक भी हार गए। अनीक साहब हंस रहे हैं वैसे। बिल्कुल उनका नुक्ता नज़र हो सकता है, मुझे लगता है वो कुछ कहना चाहते हैं। ज़ियाउल हक के जो करीबी साथी थे वो इलेक्शन हार गए, और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी खड़े हो सकते थे और यूसुफ रज़ा गिलानी वगैरह खड़े भी हुए और बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जीते भी। मैंने तो 85 में भी इतनी धांधली नहीं देखी कि अब तो जो पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर था उसने ख़त लिखा और उसको तब्दील कर दिया गया। उसने जो सारा गड़बड़ हो रही थी ये लिखा, फिर रिटर्निंग अफसरों के दफातर के बाहर किस तरह लोगों को उठाया गया, कागजात छीने गए, फिर उसके बाद जो उनके मुस्तरद होलसेल मुस्तरद किए गए, उनको कोर्ट्स में जाना पड़ा। ठीक है, आपने एक लीडर को आपने माइनस कर दिया, फिर ख्याल था कि आप एक उसकी पार्टी को लड़ने देंगे, आपने उसकी पार्टी को भी माइनस कर दिया, उससे भी निशान छीन लिया, चले पार्टी भी चली गई। अब आप आज़ाद उम्मीदवारों को तो आराम से लड़ने दें, उनको भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उठा रहे हैं। जहांगीर तरीन इतने बड़े सियासतदान एक पार्टी के, और वो इतने इनसिक्योर हैं कि जो एक आज़ाद खातून, पहले 2 उम्मीदवार वो बिठा चुके हैं जो उनके मुकाबले में खड़े हुए थे, अब तीसरी जो खातून उम्मीदवार थी वो भी गायब हो गई, और फिर उसने ऐलान कर दिया कि जी मैं इनके हक़ में दस्तबरदार। तो आपको इस जबर और दबाव के माहौल में मैंने तो कम से कम इलेक्शन नहीं देखा जितना ये इलेक्शन हो रहा है। ये एक फिक्स्ड मैच है, इसलिए लोग इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। लेकिन एक बात है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो वोट डालने जरूर जाएगी, ये जानते हुए भी कि ये एक फिक्स्ड मैच। अच्छा, मतलब वोटर निकलेगा। मैं जी असल में मैं ज़ाहिर है कि अदनान साहब का बड़ा एहतराम है और उनके एक नुक्ता नज़र है, ज़ाहिर है ये एक नुक्ता नज़र है, ये बहुत पॉपुलर नुक्ता नज़र है कि ये इतनी सख्ती ना पहले कभी हुई है और इतना जुल्म पहले भी कभी नहीं हुआ, और ये सियासी जद्दोजहद का बिल्कुल ही हम एक नया रुख देख रहे हैं जो उससे पहले नहीं हुआ। जो मेरे लिए इस बड़ा तारीख़ का कोई भी तालिब इल्म होगा वो उसको दिलचस्पी कह सकता है। 1985 का इलेक्शन गैर जमाती इलेक्शन, जिसमें एक पूरी पार्टी की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से पूरे स्पेक्ट्रम में हर चीज़ बंद कर दी गई और कहा कि सिर्फ और सिर्फ आज़ाद आएंगे।
यानी ये एक अजीब मिसाल थी उस ज़माने में। ये जहाँ हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ से बिल्कुल 2-2.5 किलोमीटर पे खावर नईम हाशमी साहब रहते हैं, जिनको सुबह 7 बजे कोड़े लगने की कोट लखपत जेल में जब सज़ा हुई तो 8 बजे अमल दरामद हो गया था। वो उस ज़माने में जी हाथ ऐसे बांध के स्लीप पे जैसे किसी को लटकाते हैं, स्लीप की तरह हाथ और पिंडलियों पे बांध के एक जल्लाद उधर से दौड़ता था 100 कदम कोड़ा हाथ में लेके। वो कोड़ा शरई कोड़ा नहीं होता था, वो अंग्रेज़ों का बागियों के लिए जो कोड़ा, एक इधर से दौड़ता था जल्लाद, एक इधर से दौड़ता था, वो जल्लाद इधर से कोड़ा मार के निकलता था, फिर उधर से जल्लाद आके इधर से कोड़ा मार के निकलता था। वो सब कुछ जो यहाँ हुआ लाल किले में, शाही जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज की 2024 की तारीख हमें ये बताई जाती है कि जो जुल्म और सितम और जो कुछ इस वक्त एक जमात पे हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये जो पहली मर्तबा देख रहे हैं उनके लिए तो पहली दफा हो सकता है, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क में अयूब खान के दौर से जो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जमहूरी वकील हैं, सहाफ़ी हैं, सियासी कारकुन हैं, सिविल सोसाइटी है, उन लोगों की कुर्बानियों की हम तौहीन करते हैं जब हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो हो रहा है ऐसी लड़ाई पहले किसी ने लड़ी नहीं, ऐसी मार किसी को पड़ी नहीं। आप ये कहिए कि जिसकी जो जद्दोजहद है आप काबिल तारीफ है। एक आदमी देखिए अपनी नजरियात के लिए जद्दोजहद करता है, उसके नजरियात कुछ भी हो सकते हैं, आप उसकी अगर वो अपने नजरियात पे यकीन रखते हुए जद्दोजहद करता है, आप उसकी जद्दोजहद की तारीफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप तारीख ही बदल दें। मैं एक पॉइंट की वजाहत कर दूं, आई विल एग्री विद अनीक साहब। देखें, ये चीज़ें इस बार हमें नज़र इसलिए ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि जिस तरह पहले बात हुई कि सोशल मीडिया का दौर है, वो चीज़ें वीडियोस बन रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पे उस पर बात हो रही है और यूथ जो है वो आपको एक्टिव नज़र आ रही है। बट क्या इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये नहीं हुआ? ये भी गलत होगा, थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। IGI बनी थी, किसके खिलाफ बनी थी? बेनज़ीर के खिलाफ नहीं हुआ था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ था। 2018 में, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2018 में आ जाते हैं। उससे पहले पैनमा किस अंदाज में आया, क्या हुआ, तमाम इदारों का इंक्लूडिंग मीडिया उसमें क्या किरदार रहा, वो मत भूलिए। 18 के अंदर क्या नून लीग के तमाम सेकंड टियर के टॉप लीडर्स पे केसेस नहीं बने? क्या किसी पे हेरोइन नहीं डली? क्या किसी को उठा के अंदर नहीं किया? मियां जावेद लतीफ़ देख लीजिए, राना सनाउल्लाह देख लीजिए। ये देखें, कतई नज़र इसके कि कौन आपको पसंद है, कौन नापसंद है, किस पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन है, किसको आप नापसंद करते हैं, हुआ ये तमाम सियासी जमातों के साथ है। मसला सिर्फ इस वक्त इतना आ रहा है कि क्योंकि अब एक और जमात इसकी भीड़ चढ़ रही है तो आपसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज़ उस चीज़ को सामने रखिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम सियासी जमातों ने ये सऊबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सियासतदानों को समझ ना आए तो कसूर उनका। मैं हमेशा बात कहती हूं, देखिए अगर माजी में ये हुआ है तो इसका ये मतलब है कि अब भी ये जस्टिफाइड है। क्या हम एक दायरे में ही घूम रहे हैं? हमने सीखना नहीं है अपनी माजी की गलतियों से? खैर, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा जनरल साहब, हर इलेक्शन की एक बुनियाद होती है। जैसे 2018 में दहशतगर्दी थी, 2013 में लोड शेडिंग थी, 2018 में मुझे क्यों निकाला था, तो 2024 के इलेक्शन की क्या बुनियाद होगी? क्योंकि आपने अभी कहा कि जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसकी कोई किसी ने बात नहीं की। आवाम किस बुनियाद पे वोट देगी? आवाम जो वोट इसलिए दे रहे हैं कि वोट देना है, अल्लाह करे वोट देने आए। जितने ज़्यादा वोट देने आएंगे उतने ही ज़्यादा मुझे तो खुशी होगी ज़ाती तौर पर। इसलिए नहीं कि जीते कोई हारे, अलग बात है, वो जितनी पार्टिसिपेशन होगी उतने ही ज़्यादा उनके स्टेक्स जो है इन्वॉल्व होंगे इसमें। इशू कोई नहीं है इस वक्त आपका, जो नेशनल लेवल पे इशू है ना, कोई डिस्कस नहीं हुआ अभी तक आपके किसी जगह पे, कोई डिस्कस नहीं हुआ। सब एक दूसरे के पीछे तो पड़े हुए हैं, वो एक को दूसरे को लगा रहता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो हमारे पाकिस्तान की है। लेकिन ठीक है, जो नेशनल लेवल पे जो आपके इशूज़ हैं, बड़े बड़े इशूज़ आपको फेस कर रहे हैं, उसको उसके बात नहीं हुई किसी। मैंने किसी अपने जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं कि मुँह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के इश्यूज हैं, कैसे सॉर्ट आउट करने हैं, हमने ये तो बड़ा सुना है दोस्ती कर लेंगे। भाई दोस्ती कैसे कर लेंगे आप इसको? हम ये कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आप इसको? आपके साथ रिसेंटली वी हैड अ स्पेक्ट विद ईरान, हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ इशू हैं, भारत के साथ इशू हैं, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े बड़े इशूज हमारे बने हुए हैं पाकिस्तान के। आई डोंट नो वेयर आर वी गोइंग, और हमें किसी का कोई माइंड पता नहीं चल रहा। मतलब हर पार्टी में इतने बड़े ज़हन तो है ना, जो सियासी अमूर पर भी बात कर रहे हैं, खारजा अमूर पर भी बात कर रहे हैं, उस पर बात किसी ने आके टीम ने टीवी पे इन्फॉर्म डिबेट नहीं की कि यार ये इश्यूज हैं, इनको हल करने के मेरे पास ये सोल्यूशन है, ताकि मैं उसको वोट देने जाऊँ। मैं सिर्फ इसलिए वोट देने तो नहीं जाऊँगा जी मेरी मोटरवे बना देगा, आगे से पीछे से मोटरवे बना देगा इसके लिए। एंड देयर लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट आई थिंक
इशूलेस इलेक्शन है ये। बिल्कुल। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी खामियों में दो खामियां हैं। एक जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि पहले भी हुआ था, गलत हुआ था, अगर आज हो रहा है तो क्या उसको हम जस्टिफाई करने के लिए पुरानी माजी की मजाल देते हैं? गलत है ये। नंबर दो जो बड़ा इशू है कि हम थॉट है कि इशूलेस इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है जी नाज़रीन, हमारे तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू आपने सुनी। सुनो टीवी की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। 8 फरवरी को अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा। जिस मर्जी सियासी जमात या उम्मीदवार को आप वोट दें, मगर हमारी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप 8 फरवरी को वोट दें तालीम को, वोट दें सेहत को, वोट दें रोज़गार को। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।